गिरिराज प्रसाद मीणा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय दौसा। देखिए, राजनीति विज्ञान में हमने अब तक आपके पास 14 पाठ के वीडियो जारी करके अध्ययन के लिए भेज दिए हैं। दूसरी जो पाठ्य पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसके 5 पाठ के वीडियो आप तक पहुंच गए हैं। आज हम अध्याय 6 का वीडियो जारी करने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट हमें आज अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी दूं कि जब से हमारे देश में जो राजनीति चुनाव की सरगर्मियां बनी थी, 52 से लेकर के 67 तक के जो चुनाव हुए थे, 67 तक के उन चुनावों में और बाद में कुछ परिवर्तन आया। और वो मेन परिवर्तन क्या आया कि कांग्रेस का धीरे धीरे जनादेश खत्म होने जा रहा था, इसका प्रभाव कम होता जा रहा था। कांग्रेस के अंदर खुद नेताओं में भी आपसी चाल थी, आपस में एक दूसरे से द्वेषता की भावना रखते थे, तो व्यक्तिवाद पार्टी में धीरे धीरे बढ़ावा और अपना अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते थे। ऐसी स्थिति में जब इंदिरा गांधी देश में कांग्रेस की नेतृत्व में आई थी, तो मोरारजी देसाई इनके विरोध में थे और इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए जब 1971 में पाकिस्तान में बांग्लादेश की जो स्थिति पनपी थी, बांग्लादेश का जो संकट आया था, उससे करीब 80 लाख शरणार्थी हमारे देश में आ गए थे। उनके यहाँ खान पान और रहने के प्रबंध का बोझ भी हमारे भारत पर आ गया। ऐसी स्थिति में यहाँ अमेरिका के द्वारा जो सहायता दी जाती थी वो भी सहायता बंद कर दी गई तथा देश में एक प्रकार से बेरोज़गारी दिनों दिन बहुत द्रुत गति से बढ़ गई। बेरोज़गारी के साथ साथ उस समय कुछ प्रकृति ने भी साथ नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति ने साथ न देने से यहाँ खाद्यान्न का भी अभाव हो गया और ऐसी स्थिति में महंगाई की दर 1974 तक बढ़ते बढ़ते 23 से 30% का मूल्य वृद्धि हो गई तथा सरकार ने आपातकाल की स्थिति की व्यवस्था को देखते हुए कर्मचारियों का वेतन भी रोक दिया था। तो काफ़ी कुछ ऐसी स्थिति आई जिसके परिणामस्वरूप यहाँ आपातकाल का एक संकट का दौर गुजरा, जिसकी पृष्ठभूमि में आपको हम बताने जा रहे हैं कि 1967 के बाद की जो भारतीय राजनीति थी, वो 67 की राजनीति में जो बदलाव आ रहे थे, उनसे पहले इंदिरा गांधी जो कद्दावर नेता के रूप में उभरी थी, अब इस दौर में दलगत प्रतिस्पर्धा कहीं ज़्यादा और ध्रुवीकरण होती चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ लोकतंत्र की सिद्धांत और संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध हुआ और कांग्रेस में ने यह आरोप भी लगाया कि अदालत एक यथास्थिति संस्था है और यह संस्था गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली जन कल्याण वाली कार्यक्रमों को लागू करने की राह में रोड़े अटका रही है। और कांग्रेस के विपक्ष में जो दल थे, उन्हें लग रहा था कि सरकार प्राधिकार को निजी प्राधिकार मानकर इस्तेमाल किए जा रहा है, तो राजनीतिक दल से ज़्यादा व्यक्तिगत होती जा रही थी और कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी और उसके विरोधियों के बीच में गहरे मतभेद उत्पन्न हो रहे थे। ऐसी स्थिति में आर्थिक संदर्भ के हिसाब से हम देखें तो जो आर्थिक संदर्भ की जो स्थिति है, आर्थिक संदर्भ में
जो 1971 के जो चुनाव के जो वादे थे और उसमें नारा था गरीबी हटाओ, और यह हाल ही में 1972 के बाद के सालों में देश के सामाजिक दशा में कुछ खास सुधार नहीं हुआ और बांग्लादेश के अंतर्गत संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ भी पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप क्योंकि यहाँ 80 लाख जो पाकिस्तानी यहाँ सीमा पार करके आ गए थे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों की कीमतें बढ़ गई थी, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। इन कठिनाइयों से औद्योगिक विकास की दर भी बहुत धीमी हुई और धीमीता के कारण बेरोजगारी बढ़ती गई और ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बेतास बढ़ी और कर्मचारियों का जो वेतन रोका, मानसून ने असफल रहा, मानसून ने भी मतलब यहाँ साथ नहीं दिया, तो आर्थिक स्थिति की बदहाली को लेकर देश में जो है असंतोष का माहौल फैला हुआ था और इससे कारण एक स्वर था, अवधि में और ज़्यादा कुछ नहीं था। आपसी प्रबलता की प्रबल उठे नेता लोग और यहाँ संसदीय राजनीति के साथ साथ यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक विश्वास थे, राजनीतिक विश्वासों में यहाँ विश्वास न रखने वाले जो मार्क्सवादी कुछ इस अवधि में जनसमूह राजनीतिक प्रणाली ख़त्म करने के लिए जो हथियार थे, उन्होंने हथियार उठाया और राज्य विरोधी तकनीकों का सहारा लिया। ये समूह मार्क्सवादी, लेनिनवादी तथा नक्सलवादी के नाम से जाने गए। ऐसे समूह को पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे और पश्चिमी बंगाल की सरकार ने इन्हें दबाने के लिए कई प्रकार से कठोर कदम भी उठाए थे। अब हमें देखेंगे कि जब इनका गुजरात और बिहार का जो आंदोलन था, गुजरात और बिहार के जो आंदोलन थे, इसमें गुजरात और बिहार दोनों ही राज्य में कांग्रेस की सरकारें थी और यहाँ सबसे पहले आंदोलन छात्र आंदोलन हुए थे और देश की दोनों ही प्रदेशों की राजनीति पर गहरा असर तो डाला ही, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी इसके दूरगामी प्रभाव हुए, क्योंकि 1974 के जनवरी में गुजरात माह में छात्रों ने खाद्यान्न, तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत और उच्च पदों पर भारी भ्रष्टाचार को लेकर के आंदोलन छेड़ा था। छात्र आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शरीक हो गई, जिससे आंदोलन ने एक विकराल रूप धारण कर लिया और गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। विपक्षी दलों ने राज्य की विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव की मांग की। कांग्रेस के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं कराए गए तो मैं निश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। मोरारजी अपने कांग्रेस के दिनों में इंदिरा गांधी के मुख्य विरोधी रहे थे और उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र आंदोलन के गहरे दबाव में 1975 में जून के विधानसभा के चुनाव हुए और गुजरात में जब ये चुनाव हुए तो कांग्रेस को हार मिली। अब 1974 के मध्य जो मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतें, खाद्यान्नों का अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में जो छात्रों का आंदोलन छेड़ दिया था, यह आंदोलन को जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा। जेपी उस समय सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्य में लग गए थे, लेकिन छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलाया तो जेपी ने छात्रों के निमंत्रण को इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रखना है। इस प्रकार छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण कर लिया, जिससे राष्ट्रव्यापी अपील आई और जीवन के हर क्षेत्र के लोग अब इस आंदोलन से आ जुड़े। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में एक संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके,
बिहार की सरकार के खिलाफ लगातार घेराव, बंद और हड़ताल का एक सिलसिला चल पड़ा। बहरहाल सरकार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। आंदोलन राजनीतिक प्रभाव पर इतना पड़ा कि प्रकाश नारायण चाहते थे कि आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों में भी फैले और जय नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ साथ रेलवे कर्मचारी भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इससे देश के रोज़मर्रा कामकाज भी ठप हो गए। जब लोगों के सारे कामकाज ठप हो गए तो 1975 में जेपी जनता ने संसद मोर्चा का नेतृत्व किया और देश की राजधानी में अब इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया तो जयप्रकाश नारायण को अब भारतीय जनसंघ कांग्रेस, भारतीय लोकतंत्र सोशल पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों का समर्थन मिला और इन दलों ने इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में पेश किया। बहरहाल जेपी के विचार और उनके द्वारा अपनाई गई जन विरोधी की जो रणनीति थी उसकी आलोचनाएं हुई और मुखर्जी दोनों ने आंदोलन का कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना। आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के खिलाफ चलाया गया। इंदिरा गांधी का मानना था कि यह आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत एक विरोध की भावना है और इसी के चलते हुए वहाँ आपसी वो व्यवस्था में आधार बना। अब वहाँ न्यायपालिका में जो संघर्ष था, न्यायपालिका के अंतर्गत क्या संघर्ष था कि न्यायपालिका के साथ इस दौर में सरकार और शासन में गहरे मतभेद थे और उन गहरे मतभेदों में संसद और न्यायपालिका के बीच चले लंबे संघर्ष की चर्चा आपको याद होनी चाहिए कि इसके बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। पिछले साल हमने पढ़ा है और इसी क्रम में 3 संवैधानिक मसले भी उठे थे। क्या संसद मौलिक अधिकारों की कटौती कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था सरकार संसद ऐसा नहीं कर सकती है। दूसरा यह विकल्प था कि क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट छांट कर सकती है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का यही कहना था कि सरकार संविधान में इस तरह के संशोधन नहीं कर सकती है, अधिकारों की कटौती हो जाए। तीसरा, संसद में ये कहते हुए संविधान में संशोधन किया है कि क्या नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावशाली बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर सरकार और न्यायपालिका के बीच संबंधों में तनाव था और संकट की परिणति में केशवानंद भारती के मशहूर मुकदमे के रूप में सामने आई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है और संसद इस ढांचेगत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है। इसको आप विस्तार से गत वर्ष पढ़ चुके हो। 2 और बातों ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों में तनाव बढ़ाया था। वो था 1973 के केशवानंद भारती मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनने के तुरंत बाद ही भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ था और सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की परिपाटी चली आ रही थी। लेकिन 1973 में सरकार ने 3 व्यक्तियों को छोड़कर वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करते हुए न्यायमूर्ति एन रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। यह निर्णय राजनीतिक रूप से विवादग्रस्त बना क्योंकि सरकार ने 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी कर इस मामले में सरकार ने इस कदम का जो फैसला किया तो अनेक लोगों ने इसका विरोध भी किया और विरोध फैसला भी दिया। ऐसे में संविधान की व्याख्या और राजनीतिक विचारधारा का बड़ी तेज़ी से तालमेल हुआ और देश जो लोग प्रधानमंत्री के नज़दीकी थे वे एक ऐसे प्रतिबंध न्यायपालिका तथा नौकरशाही की ज़रूरतों के बारे में बात करने लगे जो विधायिका और कार्यपालिका की सोच के अनुकूल आचरण करे। इसी संघर्ष के चरम बिंदु पर
एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध की घोषित कर दिया था। ऐसी स्थिति में 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया और इस फैसले में लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन क्षेत्र को जब अवैध करार दिया गया तो न्यायमूर्ति ने फैसला समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर एक चुनाव याचिका के मामले में सुनाया था। राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में बतौर उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे और याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन क्षेत्र को चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि उन्होंने जो चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवा का इस्तेमाल किया था। उच्च न्यायालय ने इस फैसले का मतलब ये था कि कानूनन अब इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही है और अगर वो अपने 6 महीने की अवधि में दोबारा सांसद निर्वाचित नहीं होती है तो प्रधानमंत्री के पद पर कायम नहीं रह सकती है। और 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर आंशिक स्थगन का सुनाते हुए कहा कि इस फैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी, लेकिन वो लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती है। इस प्रकार से जब ये संकट आया और संकट की घड़ियों में इस प्रकार की स्थिति आई तो संकट और सरकार का फैसला, अब जब संकट आया तो संकट के समय सरकार ने क्या फैसला लिया ये महत्वपूर्ण बात हुई है और इसमें राजनीतिक संघर्ष मैदान तैयार हो चुका था। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डाला तो 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन हुआ। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की और राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे सरकार के अनैतिक और असंवैधानिक आदेशों का पालन नहीं करें। इससे सरकारी कामकाज तो ठप हो जाने का अंदेशा पैदा हुआ और देश का राजनीतिक मियाद अब पहले से कहीं ज़्यादा कांग्रेस के खिलाफ हो गया। सरकार ने इन सारी घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए जवाब में आपातकाल की घोषणा कर दी और 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है। इस तर्क में के साथ उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया कि बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ों को यही आधार रख करके देश में आपातकाल की घोषणा जरूरी हो गई है और तकनीकी रूप से इसे करना आवश्यक है। इस प्रकार की जब स्थितियां आई तो सरकार की शक्तियों के दायरा था, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान हो जाती हैं और आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का जो संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है। सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में चली जाती हैं। दूसरी सरकारें चाहे तो ऐसी स्थिति में किसी एक अथवा सभी मौलिक अधिकारों पर भी रोक लगा सकती है या उनमें कटौती कर सकती है। तो संविधान के प्रावधान में आए शब्दों से यह स्पष्ट हो गया कि आपातकाल को एक असाधारण स्थिति के रूप में देखा जाता है जब सामान्य लोकतांत्रिक राजनीति के कामकाज नहीं किए जा सकते हैं। इस कारण सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं और 25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने तुरंत घोषणा की और उसे आधी रात को बड़े अखबार और दफ्तर के बिजली काट दी गई। तड़के सवेरे पैमाने पर विभिन्न दलों ने इस प्रकार की नीति को आधार रखा और आपातकाल के लिए बड़े बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई और 26 जून की सुबह 6 बजे शेष मंत्रिमंडल ने इस बात की सूचना दी, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। अब इस आपातकाल के परिणाम कहने के लिए सरकार ने इस फैसले के विरोध में आंदोलन एक बार रुक गया और हड़तालों पर रोक लगा दी गई।
विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, आज़ादी पर रोक लगा दी, समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ पहले अनुमति लेना ज़रूरी है, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। धरना प्रदर्शन हड़तालों को भी मान्यता नहीं दी गई, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया और नागरिकों के मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए। सरकार ने निवारक नज़रबंद बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। प्रावधानों के अंतर्गत सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नज़रबंद अधिनियम का प्रयोग करते हुए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की। गिरफ्तार लोग अथवा उनके पक्ष में किन्हीं को उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के कई मामले दायर थे, लेकिन सरकार का कहना है कि गिरफ्तारी का कारण बताना कतई ज़रूरी नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने न्यायाधीशों के फैसले को लौट दिया और सरकार को दलील दी, मान लिया। इसी आकार से सरकार आपातकाल के दौरान नागरिकों से जीवन आज़ादी का अधिग्रहण कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से नागरिकों के लिए अदालत के दरवाजे बंद हो गए। आपातकाल के विरोध किया गया और इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने प्रेस सेंसरशिप का विरोध किया। माने विभिन्न प्रकार से हर क्षेत्र में इस आपातकाल का विरोध किया गया। लोगों ने अपनी अपनी पदवियां लौटा दी, मुखार प्रतिरोध प्रकट किया। संसद ने संविधान के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी। इंदिरा गांधी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में संविधान में संशोधन हुआ और निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ और इस संशोधन के अनेक हिस्सों में बदलाव हुआ। इन बदलावों से देश की विधायी का कार्यकाल भी 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 साल करना, यह व्यवस्था मात्र आपातकाल की अवधि भर के लिए नहीं की गई, इसे आगे के दिनों में भी स्थायी रूप से लागू करना था। इससे आपातकाल के दौरान को 1 साल के लिए स्थगित किया जा सकता है। इस प्रकार से 1976 के बदले 1978 में नए चुनाव कराया जा सकते हैं। ये ऐसी स्थितियां रही जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी कुछ आधार बना और उसी से आपातकाल की स्थितियां उत्पन्न हुई।